हाय गाइस। तो अभी जो लास्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स जिनकी एंसेस्ट्री आपस में मैच नहीं करती है, बहुत दूर जाके मैच करती है। ठीक है, वाइड हाइब्रिडाइजेशन में ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये प्रोजेनी का ऊपर प्रोजेनी का आपस में काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलर हो जाती है। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन तो वेराइटीज़ में नहीं बल्कि दो स्पीशीज़ में होता है या फिर दो जेनराज में होता है। कूल। तो अगर हम इसकी बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या तो दो स्पीशीज में होगा जिसे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, या फिर दो जेनरा में होगा जिसे इंटरजेनरेट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और ऐसे क्रॉसेस को वाइड क्रॉसेस या डिस्टेंस क्रॉसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नेरिका राइस जो कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेरिका राइस का सीन क्या है कि ओराइजा सटाइवा जो हमारे यहाँ एशियन वेराइटी है उसका क्रॉस हुआ है ओराइजा ग्लैब्रिमा से। ओराइजा ग्लैब्रिमा अफ्रीकन वेराइटी है जो बेसिकली एफी टॉलरेंट है, एफी की टॉक्सिसिटी टॉलरेंट है, ड्रॉट टॉलरेंट है, और लेकिन उसकी ईल्ड कम है। और यहाँ पे हमारे पास ईल्ड ज़्यादा है लेकिन वो टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों को क्रॉस करके ऐसी वैरायटी बनाई गई है वहाँ के अपलांट्स के लिए जहाँ पे ईल्ड भी ठीक आ जाए, उसको नेरिका राइस बोलते हैं। देन जो हमारी इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है उसका एग्जांपल है ट्रिटिकेल जो कि 1990 में बना था। ये पहला मैनमेड सीरियल है और ये वीट और राई का आपस में क्रॉस करके बनाया गया है और उसके बाद एम्ब्रायो रेस्क्यू से बनाया गया है। ठीक है, देन इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ट्राई किया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में डायंथस कैरियोफाइलस और डायंथस बारबेटस में क्रॉस करने के लिए। फिर कार्पेंचिंगो ने ट्राई किया था 1928 में, ही वाज ट्राइंग टू मेक रफानो ब्रासिका, जिसमें वो चाहते थे कि रेडिश की रूट आ जाए और कैबेज का अपर पार्ट आ जाए, लेकिन उल्टा हो गया था, रेडिश का अपर पार्ट आया था और कैबेज की रूट, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, ये यूजलेस वैरायटी थी। फिर रिम्पाओ ने 1990 में ट्रिटिकेल बनाया जो कि वीट और राई को क्रॉस करने से बना था और ये काफ़ी सारी कंट्रीज में भी एक्सेप्टेड है जैसे कि कनाडा। कूल। अब डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन का ज़्यादा रोल तो नहीं है लेकिन रोल है। बेसिक रोल क्या है कि हम सबसे पहले डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन का क्या काम लेते हैं, हम कोशिश करते हैं रेजिस्टेंट के जो जीन्स हैं उनको पास करने की विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे उसका आइडिया था कि रिफानो ब्रासिका बनाएंगे या ट्रिटिकल बनाएंगे या पोमाटो का जो आइडिया है वो ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस रेट काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसके बैरियर्स क्या क्या है, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है। सबसे पहले क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जैसे जो स्पीशीज है, इंटर स्पीशीज, दो स्पीशीज हैं या दो जेनरा है जिनके आपस में हमें क्रॉस करना है, वो आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, वो आपस में क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है हाइब्रिड इनवायबिलिटी, वो आपस में क्रॉस तो कर गए लेकिन हाइब्रिड जो उनका बना वो आगे जिंदा ही नहीं रह पाया। दूसरा है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड बन भी गया पर अब हाइब्रिड अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, जैसे नीलगाय के केस में होता है कि नीलगाय स्टेराइल होती है, वो आप पहले दो के क्रॉस से बनती है। ठीक है, फिर है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, यानी कि उसने आप दोबारा क्रॉस भी कर लिया लेकिन F1 जो था वो स्ट्रॉन्ग था और F2 विग्रस नहीं है, F2 वीक है इंस्टेड। ठीक है, तो ये 4 बैरियर्स होते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, देन डिस्टेंट हाइब्रिड्स जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स उस हिसाब के लेने चाहिए, फिर हम रेसिप्रोकल क्रॉस करके देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि विग्ना रेडियाटा की फीमेल को जब विग्ना मूंगा के मेल से क्रॉस किया तो वो सक्सेसफुल था, लेकिन जब विग्ना मूंगा की फीमेल थी और विग्ना रेडियाटा का मेल था तो वो सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, हम प्लॉइडी इंक्रीज डिक्रीज करके भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक हमें 2n है उसका हमें 4n के साथ क्रॉस करना है, 4n के क्रॉसेस ईजियर होंगे एज कम्पेयर टू 2n। ठीक है, फिर हम ब्रिज क्रॉस ट्राई कर सकते हैं। ब्रिज क्रॉस क्या होता है, जैसे मान लो हमें वाइल्ड स्पीशीज से एक रेजिस्टेंट जीन लेना है और हमारी कॉमन जो कॉमन जनरली स्पीशीज है अगर मैं उसके साथ डायरेक्टली क्रॉस करा दूंगी तो उसका जो मेरी अभी कल्टिवेटेड वैरायटी है उसकी वो कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं बीच में एक ऐसी वैरायटी लूंगी जो दोनों के साथ क्रॉस कर लेती है। ठीक है, देन है यूज़ ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसमें IAA आता है, NAA आता है, 2,4-D आता है, ये सारे जो है उसके हैं ऑक्सिन के एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है। देन प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, एम्ब्रायो कल्चर या फिर ग्राफ्टिंग से सब बनाया जा सकता है। ठीक है। रोल क्या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का क्रॉप इंप्रूवमेंट में? डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट लाता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाता है, अडेप्टेशन इंप्रूव करता है, यील्ड इंप्रूव करता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर, रिप्रोडक्शन चेंज कर सकता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज कर सकता है। ठीक है। कूल। तो इसमें अब जो मेन इसका लिमिटेशंस हमने देख ली थी। हाँ, हमने ये प्रॉब्लम्स देख ली थी, वो इसकी लिमिटेशंस है बेसिकली। इसकी अचीवमेंट्स देखते हैं। तो इसकी अचीवमेंट में आता है लाइक भिंडी में प्रभानी क्रांति आता है, जो कि येलो मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। और क्या आता है? हाइब्रिड नाइपर, जो कि पर्ल मिलेट और नाइपर ग्रास का क्रॉस है। इसका एग्जाम्पल है जयवंत और यशवंत। ठीक है। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड आते हैं कॉटन में भी, जैसे वरलक्ष्मी और सावित्री। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन टू यूज टू ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंस। तो यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट ट्रांसफर करने में सबसे ज़्यादा लाइक यूज़ किया जाता है। दूसरा, हम ये अपोमैटो वगैरह अलग अलग बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका सक्सेस रेट कम है। Distance hybridization have been like employed for the development of new crops, but such examples are limited to a few species. कूल। अभी हम पढ़ रहे हैं प्री ब्रीडिंग। प्री ब्रीडिंग में क्या होता है? अब जैसे मुझे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक वाइल्ड वेराइटी है, बिल्कुल वाइल्ड है, और एक जो है हमारी कल्टिवेटेड वेराइटी है। अगर मैं इन दोनों का आपस में डायरेक्टली क्रॉस कर दूंगी, तो जो हमारी कल्टिवेटेड वेराइटी है उसके सारे कैरेक्टर्स चले जाएंगे ना, चाहे उसमें रेजिस्टेंट आ भी जाएगा, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है ना कॉमर्शियली। तो मैं क्या करूँगी, मैं बीच में दूसरी वेराइटी लाऊंगी, और उस पहले उन दोनों की आपस में उसकी वाइल्ड के साथ ब्रीडिंग करा करके मैं एक प्री ब्रीड तैयार करूंगी, एक पेरेंट तैयार करूंगी। तो प्री ब्रीडिंग क्या होता है? एक पेरेंट तैयार करना होता है जो लाइक हमारे अच्छे क्वालिटीज़ दे सके, ये होता है। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स सच एज रेजिस्टेंट टू डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट, टॉलरेंस टू हीट एंड ड्रॉट और विंटर हार्डीनेस from unadapted or wild donors into high yielding adapted and improved background is a long term and laborious process. In many instances, special techniques of crossing and raising the progenies are required for the transfer of gene. Invariably, the first generation derived lines from such crosses either do not have the desired intensity or character to transfer. ठीक है। तो फेल हो जाता है। तो इसीलिए हम बीच में दूसरी वेराइटी के साथ इसकी क्रॉस करते हैं और प्री ब्रीड्स बनाते हैं। इन प्री ब्रीड्स को हम पेरेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं लाइक रेजिस्टेंस पास ऑन करने के लिए। कूल। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इतना ही है इसमें। देन कम्स पॉलीप्लॉइडी इन ब्रीडिंग। हमने अभी बात की कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कई बार हम प्लॉइडी भी चेंज करते हैं। ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी होता क्या है? बेसिकली अगर हम माने कि लाइक हम कहते हैं कि एक प्लांट जो है वो डिप्लॉयड होता है, और एक लाइक उसका गैमीट जो होता है वो होता है मोनोप्लॉइड। ठीक है। तो हम गैमीट को एन से डिनोट करते हैं और प्लांट को 2n से डिनोट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लांट जो है वो डिप्लॉयड ही हो। ठीक है। तब भी हम क्या करेंगे, जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर होगा उसको हम 2n से डिनोट करेंगे, और जो गैमीटिक क्रोमोसोम नंबर होगा उसको हम n से डिनोट करेंगे। लेकिन जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें हर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही होगा, उसको हम डिनोट करते हैं x से। ठीक है। जैसे कि वीट जो है हमारा वो हेक्साप्लॉइड है, तो वीट का जो 2n है इज इक्वल्स टू 6x है। ठीक है। यानी कि उसमें एक सेट ऑफ एक क्रोमोसोम 6 बार है उसके डिप्लॉइड में, यानी कि उसके 2n में, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में। ठीक है। इसको कहते हैं जब 2n इज नॉट इक्वल टू 2x हो, तब उसको हम पॉलीप्लॉइड की कंडीशन मानते हैं। कूल। जैसे वीट का एग्जाम्पल दे रखा है 2n इज इक्वल्स टू 42, n इज इक्वल्स टू 21, लेकिन इसका बेसिक जो होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू 7, तो 2n इक्वल्स टू 6x, जो कि हेक्साप्लॉइड हो गया। अब पॉलीप्लॉइड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूप्लॉइड्स और एक होता है एनियोप्लॉइड्स। यूप्लॉइड्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर ही होता है, यानी कि 2n इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनी मल्टीपल ऑफ x। ठीक है।
एनियोप्लॉइड्स में क्या होगा, एनियोप्लॉइड्स में 2n इज नॉट इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ x। इंस्टेड एनियोप्लॉइड्स में एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था XXY वाला केस, या फिर हमने पढ़ा था XYY वाला केस, जब वहां पे एक ही क्रोमोसोम के 3 सेट्स आ जाते हैं, वो सीन होता है यहाँ पे। तो इसमें आती है मोनोसोमी, जब एक क्रोमोसोम कम होता है तो 2n-1 हो जाता है। ट्राइसोमी आती है जब एक ज़्यादा हो जाता है, 2n+1 हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम ऐसा है जो 3 बार आ गया है। फिर आता है डबल मोनोसोमी, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो एक एक बार ही आए हैं। और नली मोनोसोमी, यानी कि एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसका एक भी नहीं आया है। ठीक है, फिर जो ये तो हो गया यूप्लॉइड्स और एनियोप्लॉइड्स। अब यूप्लॉइड्स के फर्दर 2 टाइप्स है, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स और एलोपॉलीप्लॉइड्स। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स की बात करें तो इसमें आइडेंटिकल होते हैं, और एलोपॉलीप्लॉइड्स की बात करें तो इसमें आइडेंटिकल नहीं होते हैं ये आपस में सेट्स। ठीक है, तो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स की बात करेंगे तो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में जो प्लांट्स बनते हैं इनका लार्जर रूट साइज होता है और लाइक विगर ज़्यादा होती है इनकी, लेकिन इनको ग्रो करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और इनमें पानी वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है, एलोप्लॉइड्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है वीट, जिसमें AABBDD होता है। ये कैसे बना है, ट्रिटिकोकम मोनोकोकम को AA को एक अननोन स्पीशीज BB से क्रॉस करके AABB बना है। फिर AABB को क्रॉस किया ट्राइटिकम ताउशी DD से, और AABBDD बना है उस हिसाब से। ठीक है, ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कॉटन का दिया हुआ है गॉसिपियम अफ्रीकाना और गॉसिपियम रायमुंडी। ठीक है, जो 26 थे जो मिलके 52 बन गए गॉसियम हिरसुटम। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रासिका निग्रा है, वो BB16 उसका लाइक 16 था, फिर ब्रासिक उसका N16 था, फिर ब्रासिका कॉम्प्रेस्ट्रिस का N20 था, ब्रासिका ओलरेसिया का 18 था। ब्रासिका निग्रा और कॉम्पेस्ट्रिस को आपस में क्रॉस करके ब्रासिका जूनिका बना, ब्रासिका निग्रा और ओलरेसिया को क्रॉस कर करके कार्नेटा बना, और ब्रासिका ओलरेसिया और कॉम्पेस्ट्रिस को क्रॉस करके नेपस बना। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल में हमारे लाइक एग्जाम्पल्स में ट्रिटिकेल आ गया। अब केमिकली पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस की जाती है, कैसे, हम कोलिकीन डालते हैं 0.01 से 0.05% तक 24 to 96 आवर्स तक। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है इसका, कि गैंटिज्म होता है, विगर ज़्यादा बढ़ता है लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जाती है ग्रोथ की, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं इनको, हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जो नेचुरली एलोप्लॉइड्स बने हुए हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है, और हम नई स्पीशीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इंटर स्पीशीज़ जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, और ब्रिजिंग क्रॉस के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिमिटेशंस यही हैं कि लिमिटेड यूज़ होता है, अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स आ सकते हैं, लेट मैच्योरिटी होती है, लो फर्टिलिटी होती है। कूल, ये तो था सारा पॉलीप्लॉइडी। अब इसके बाद आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन जो वर्ड है वो दिया था ह्यूगो डिवरीज ने, जो कि एक डच साइंटिस्ट है, जिनके हिसाब से म्यूटेशन है सडन हेरिटेबल चेंजेस इन अ फिनोटाइप। ठीक है, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, जो कि नेचुरल म्यूटेशन कह सकते हैं, और इंड्यूस्ड भी हो सकती है। ठीक है, अब जो म्यूटेशन है वो किस टाइप की हुई है उस बेसिस पे वो मैक्रो म्यूटेशन हो सकती है या माइक्रो म्यूटेशन हो सकती है। मैक्रो म्यूटेशन तब होती है जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम चेंज हो जाता है या सेट क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, और माइक्रो म्यूटेशन तब होती है जब एक जीन में चेंज होता है। ठीक है, माइक्रो म्यूटेशन के फर्दर टाइप्स है, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोल रही हूँ, डिलीशन होता है वो। ठीक है, और उसके बाद है लाइक इन्वर्जन होता है। ठीक है, जो एडिशन और डिलीशन है वो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करते हैं, यानी कि एक अगर ऐड हो गया है न्यूक्लियोटाइड या एक सब्ट्रैक्ट हो गया न्यूक्लियोटाइड DNA में, तो आगे के सारे कोडोन्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। और जो इन्वर्जन है वो बेसिकली एक की जगह दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो पॉइंट म्यूटेशन होता है। कूल, जो मैक्रो म्यूटेशन होते हैं वो ये हो गया यहाँ पे। कूल, अब
अब एक और तरीका है म्यूटेशन को क्लासिफाई करने का, एक कि सर्वाइवल कितना हो रहा है। अगर लीथल है तो ये जितने भी लोग वो म्यूटेशन कैरी कर रहे हैं वो सारे मर जाएंगे। सब लीथल है तो 50% से ज़्यादा मर जाएंगे। सब वाइटल है तो 50% से कम मरेंगे। और मोस्ट म्यूटेशंस इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और अगर वाइटल म्यूटेशन है तो बच जाएंगे मैक्सिमम लोग, ठीक है। अब हमने इन्वर्जन की बात की थी। इन्वर्जन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन तब होता है जब प्यूरिन को प्यूरिन चेंज करे, या फिर प्यूरिन को पायरिमिडीन को पायरिमिडीन चेंज करे। और अगर प्यूरिन को पायरिमिडीन चेंज कर देता है या पायरिमिडीन को प्यूरिन चेंज कर देता है तो उसे ट्रांसवर्जन बोलते हैं। कूल। एडिशन डिलीशन की बात कर दी थी हमने फ्रेम शिफ्ट की बात कर दी थी। अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन इंड्यूस कैसे करते हैं। तो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं हम म्यूटाजेंस की हेल्प से। म्यूटाजेंस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हमारे रेडिएशंस आते हैं जिसमें फर्दर 2 टाइप्स है, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशन में आता है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। नॉन आयनाइजिंग में आता है यूवी रेज। केमिकल्स में आता है हमारा इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है। और क्या आ रहा है, और आ रहा है EMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है, नाइट्रस एसिड, सोडियम एजाइड। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम म्यूटाजेंस उसमें डालेंगे, देखेंगे अगर म्यूटेशन आती है तो, और फिर हम उसे आगे लाइक ब्रीड करके सिलेक्ट करके देखेंगे कि वो वायबल होता है या नहीं होता है। जो म्यूटेशन आई है वो अच्छी होती है तो हम उसकी नई वैरायटी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम काफ़ी कम डोज रखते हैं इसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि किलिंग कम हो, सर्वाइवल ज़्यादा हो म्यूटाजेंस की। और जो डोज पे 50% मर जाते हैं उसे LD50 बोलते हैं। कूल। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि चीप और रैपिड मेथड है, ठीक है। उसके बाद लाइक मोर इफेक्टिव है देन अदर लाइक उससे, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग सिंपल है, क्विक है और बेस्ट वे है इंड्यूस करने का नया कैरेक्टर। लिमिटेशंस क्या है, अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग कर भी रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर मिलेगा या डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर नॉट गुड, और इसमें हमें टाइम का भी नहीं पता है कि हमें कितना वेट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वी फाइंड अ गुड म्यूटेशन। कूल। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ बायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस जिसमें बेसिकली ड्रॉट आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लाइक कौन सा टॉपिक है, उसके बाद है हमारा पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंटिंग। कूल। अगर हम बात करें ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेस होता है एडवर्स कंडीशन क्रॉप ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए जो कि लाइक इम्पोज करता है या तो कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अब बायोटिक स्ट्रेस वो होगा जो एडवर्स कंडीशन किसी लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आई है, ठीक है। ऐसे केसेस में मोस्टली या तो पेस्ट पड़ता है या डिसीजेस पड़ते हैं, ठीक है। और जब इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है तो उसे एबायोटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस जनरली किसी डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं या फिर टॉक्सिसिटी की वजह से भी आ सकते हैं। कूल। अब डिसीज़ क्या होता है, डिसीज़ होता है एबनॉर्मल कंडीशन जो प्लांट में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एन ऑर्गेनिज्म और एन एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जो प्लांट अफेक्टेड होता है डिसीज से उस प्लांट को हम होस्ट बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म ये डिजीज कॉज कर रहा है उसे हम पैथोजन बोलेंगे। जो मोस्ट लाइक खतरनाक पैथोजन्स होते हैं दैट आर फंगी, उसके बाद हमें परेशान करते हैं बैक्टीरिया, फिर वायरसेस, फिर नेमेटोड्स जो कि इंसेक्ट्स के बराबर ही परेशान करते हैं। अब डिसीजेस से होता क्या है, डिसीजेस से बेसिकली प्लांट मरते हैं तो हमारी ईल्ड कम होती है, इसलिए हम परेशान होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि पहले इंडियन मार्केट में कल्याण सोना एक लाइक नाम था, बट देन कल्याण सोना जो वीट है वो वीट रस से अफेक्ट होने लगा, तो इसलिए अब वो इंडियन मार्केट से पूरी तरीके से हट चुका है, और ये एक डिकेड के अंदर हुआ है, जस्ट 10 सालों में, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट, अब जो डिजीज रेजिस्टेंस है होस्ट का
वो होस्ट के जीनोटाइप का फंक्शन अकेले नहीं है, बल्कि पैथोजन के भी जीनोटाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो यानी कि एक पैथोजन डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा, ये पैथोजन के जीनोटाइप पे पड़ता है, और साथ साथ कि होस्ट का जीनोटाइप कैसा है, इसीलिए इसे बोलते हैं जीन टू जीन रिलेशनशिप। ठीक है, तो डिजीज डेवलपमेंट के लिए जो होस्ट है वो ससेप्टेबल होना चाहिए, उसके पास ससेप्टेबल जीन्स होने चाहिए, रेजिस्टेंट के जीन्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जो पैथोजन है वो विरुलेंट होना चाहिए। ठीक है, ए विरुलेंट के जीन्स उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और उसके बाद इन्वायरमेंट जो है वो भी फेवरेबल होना चाहिए पैथोजन के लिए। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी डिसीज डेवलप होने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि होस्ट। ठीक है, तो होस्ट क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले आता है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से होस्ट होस्ट ससेप्टेबल है, और जो पैथोजन है वो वायरुलेंट है, लेकिन कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा है जो होस्ट को बचा रहा है, तो उसे बोलेंगे एस्केप। ठीक है, तो डिसीज एस्केप रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ ससेप्टेबल होस्ट प्लांट वेराइटीज फ्रॉम अ डिजीज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर है टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि होस्ट के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि इवन स्ट्रेस में होने के बावजूद पैथोजन की वजह से वो परफॉर्मेंस कम नहीं कर रहा है अपनी। ठीक है, डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं फिर भी उसकी ईल्ड कम नहीं हो रही है, इसे बोलेंगे टॉलरेंस। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि पैथोजन ने इन्फेक्शन कॉज करा, लेकिन हमारा जो होस्ट था वो उसके वही नहीं दे रहा है, ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो होस्ट पैथोजन को इन्फेक्ट करने नहीं देगा या उसका इन्फेक्शन कम कर देगा, तो वो शो ही नहीं करेगा लाइक सिम्टम्स। ठीक है, तो इम्यून क्या होता है, इम्यून होता है जब एक होस्ट सिम्टम्स शो नहीं करता है, उसको इम्यून रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ससेप्टेबिलिटी क्या होता है कि जो होस्ट है उस वो डिजीज लेने के उसके पास जो जीन उसके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, वो डिसीज अगर आएगा तो ससेप्टेबल है उस डिसीज से, वो डिसीज उसे हो जाएगा। ठीक है, देन जो पैथोजन है वो पैथोजन उसकी कैपेसिटी डिजीज कॉज करने की पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ अ पैरासाइट और अ पैथोजन टू इंसाइट डिसीज अमंग मेंबर्स ऑफ द होस्ट स्पीशीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। और वो कितना कॉज करेगा, वो उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है उसके वायरुलेंस पे और उसके वायरुलेंस और ए वायरुलेंस पे। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी क्या होता है कि वो डिसीज डालेगा। ठीक है, और वायरुलेंस क्या होता है कि उस डिसीज की सीवियरिटी कितनी होगी, और ए वायरुलेंस वायरुलेंस का उल्टा होता है, फेलियर होता है पैथोजन का डिसीज डालने में। कूल। अब जो जेनेटिक रेजिस्टेंस होता है इन डिजीजेस के लिए वो 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, या तो वर्टिकल हो सकता है या फिर वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, अब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट थ्रू समथिंग विच इज वेरी वियर्ड, आई नो लगेगा। If I insert a page for a moment. Cool, तो अब हम बात करते हैं कि वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मान लो ये पैथोजन का एक स्ट्रेन है, ये पैथोजन का एक स्ट्रेन है। ठीक है, ये पैथोजन का एक स्ट्रेन है, ये पैथोजन का एक स्ट्रेन है, ये पैथोजन का एक स्ट्रेन है, ये पैथोजन के बहुत सारे स्ट्रेन्स हो गए। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे लाइन ना, ऐसे वाली, तो हॉरिजॉन्टल में सारे के सारे आ जाएंगे, और वर्टिकल में कितना आएगा, वर्टिकल में एक आएगा। ठीक है, तो अगर जो हमारा रेजिस्टेंट जीन है वो पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस जो है तो वो रेजिस्टेंस वर्टिकल होगा, और अगर ये पूरी फैमिली जिसमें ये स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो सारे उस रेजिस्टेंट जीन के खिलाफ खड़े, रेजिस्टेंट जीन इन सारों को कवर करता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज बेसिकली इट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, तो वर्टिकल रेजिस्टेंट रे स्पेसिफिसिटी शो करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस रेस नॉन स्पेसिफिक होता है।
वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक या फ्यू जीन्स कंट्रोल करते हैं और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉलीजीन्स कंट्रोल करते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस लेस स्टेबल होता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद वर्टिकल रेजिस्टेंस वेरी इफेक्टिव होता है अगेंस्ट फ्यू रेसेस बट टोटली इनइफेक्टिव अगेंस्ट अदर्स, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें इफेक्टिवनेस होती है सारी रेसेस के लिए। ठीक है, इस जीन फॉर जीन रिलेशनशिप को पढ़ लेते हैं। तो जीन फॉर जीन रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड द पैथोजन वाज गिवन बाय फ्लोर इन 1951 बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन लिंसीड एंड लिंसीड रेस्ट। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से फॉर एवरी जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक जीन फॉर पैथोजेनिसिटी इन द पैथोजन। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टेंट का जीन जो होगा वो होस्ट प्लांट में होगा और पैथोजेनिसिटी का पैथोजन में। ठीक है, एक ससेप्टेबल रिएक्शन तभी हो सकता है जब पैथोजन जो है वो सारे रेजिस्टेंट जीन्स को मैच कर ले। ठीक है, यानी कि और उससे ज़्यादा ही हो तब पैथोजन अपना कॉज कर सकता है। कूल, ये तो था हमारा सारा डिजीज रेजिस्टेंस के बारे में। अब आता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ड्रॉट जैसे वहाँ पे वर्ड्स थे ना एस्केप, अवॉइडेंस, टॉलरेंस, वैसे ही यहाँ पे है एस्केप, अवॉइडेंस, टॉलरेंस और रेजिस्टेंस। एस्केप क्या होता है कि जब लाइक सिचुएशन वेयर अदरवाइज ड्रॉट ससेप्टेबल वेराइटी परफॉर्म वेल अवॉइडिंग पीरियड ऑफ ड्रॉट। मतलब जो वेराइटी है वो ड्रॉट ससेप्टेबल है लेकिन उसने पीरियड ऑफ ड्रॉट को ही अवॉइड कर दिया है। जैसे हमने उसे अर्ली ग्रो कर लिया या लेट ग्रो कर लिया ड्रॉट, ताकि ड्रॉट का पीरियड हट जाए। ठीक है, फिर ड्रॉट अवॉइडेंस क्या होता है, मतलब प्लांट जो है ना उसने अपने अंदर इतना पानी बचा के रखा था कि वो ड्रॉट को अवॉइड कर जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉट अवॉइडेंस। ठीक है, और ड्रॉट टॉलरेंस में क्या होता है कि प्लांट के अंदर उतना पानी नहीं है लेकिन फिर भी वो ड्रॉट झेल गया। ठीक है, तो अवॉइडेंस और टॉलरेंस का यहाँ डिफरेंस लिखा है। अवॉइडेंस में फेवरेबल वाटर कंटेंट होता है जबकि टॉलरेंस में फेवरेबल वाटर कंटेंट नहीं होता है। अवॉइडेंस में फेवरेबल वाटर कंटेंट कैसे मैच करता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर देते हैं, रूट डेवलपमेंट इंक्रीज कर देते हैं। ड्रॉट टॉलरेंस में इवन दो जैसी भी कंडीशन है उसके बाद भी वो बेटर परफॉर्म कर रहा होता है। ड्रॉट अवॉइडेंस जो होता है वो सीरियल्स शो करते हैं वेजिटेटिव फेज में, और ड्रॉट टॉलरेंस जो होता है वो सीरियल्स शो करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, ड्रॉट अवॉइडेंस में जो प्लांट होता है वो टिश्यू वाटर कम होने पर स्टैंड नहीं कर सकता लेकिन ड्रॉट टॉलरेंस में वो एग्जैक्टली वही कर रहा होता है। फिर आता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो द एबिलिटी टू गिव गुड ईल्ड अंडर ड्रॉट इज कॉल्ड ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लाइक बेसिस फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस आ क्यों रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि अर्ली वो मैच्योर हो गया है। स्टोमेटल फीचर्स जैसे कि स्टोमेटा श्रंकन है, लेस है नंबर में। लीफ कैरेक्टर्स, लीफ थिक है, रोलिंग ऑफ लीव्स हो रही है, हेयरी लीव्स है। ठीक है, लीफ लाइट कलर की है तो लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। रूटिंग बहुत डीप है, ग्रोथ हैबिट कैसी है, ऑन्स कैसे है, इस पे डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो है वो बेसिकली ट्रांसपिरेशन लॉस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ब्रीडिंग मेथड इसके लिए भी यही सब है जो पहले हमने देखे हैं। इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम, सिलेक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं या म्यूटेशन कर सकते हैं। कूल, लिमिटेशंस क्या है कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रेशर है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो जीन्स होते हैं इन रेजिस्टेंस के ये अनअडेप्टेड कल्टिवर्स में यानी कि वाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हें ट्रांसफ़र करना काफ़ी दिक्कत वाला काम है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। अब आते हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो हम जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का मेथड करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि लाइक प्लांट ब्रीडर्स को ये पता ही नहीं है कि उन्हें किसके अगेंस्ट काम करना है और बस वो किसी के भी अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें एक्चुअली फार्मर्स से पूछना चाहिए कि उन्हें दिक्कत क्या क्या है। ठीक है, और सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए बल्कि हर स्टेप में फार्मर के साथ हैंड टू हैंड काम करना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग।
ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि हमें फार्मर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक चांस मिल जाएगा कि वो डिसाइड करे कि उनकी नीड्स को कौन सी वैरायटी बेटर सूट कर रही है। क्योंकि जब एक प्लांट ब्रीडर ग्रो करता है ना, तो वो उसे सब कुछ देता है और बिल्कुल पूरी केयर करता है। लेकिन फार्मर उसे अपनी कंडीशंस के हिसाब से रखेगा ना। फार्मर के पास जितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा वो उतना ही देगा। तो उस टाइम पे वो वैरायटी कैसे काम कर रही है वो दिख जाएगा हमें। बस यही होता है। और इससे क्या होता है कि चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ वैरायटी डिक्रीज हो जाते हैं। फिर है IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें पेटेंटिंग और फार्मर और ब्रीडर के राइट वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के IPRs हैं। ठीक है। तो जो IPR है ना, वो गवर्नमेंट देती है सर्टेन पीरियड के लिए आपको, आपके क्रिएशन ऑफ माइंड पर। ठीक है। और इसमें वो आपको क्या क्या राइट देती है? वो देती है आपको कि आपने जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है उस पर अगर वो कोई और सेल करेगा या कोई और यूज़ करेगा तो आपकी मर्जी के बिना नहीं कर सकता है। ठीक है। और ये किस लिए करती है वो? ताकि जो वो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट मिलता है राइटर्स को। ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट द आइडिया इटसेल्फ। फिर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वो है जो एक कंपनी को मिलता है दूसरी कंपनी या प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए। जोग्राफिकल इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे बासमती का मिला हुआ है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, UP को। ठीक है। यानी कि इस एरिया में ये एरिया जो है बासमती के लिए अच्छा है। ठीक है। फिर ट्रेड सीक्रेट होता है, एनी इन्फॉर्मेशन दैट गिव्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड विच द कंपनी कीप्स एज अ सीक्रेट फ्रॉम पब्लिक व्यू, उसको ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पेटेंट होता है। पेटेंट गवर्नमेंट ने एक ग्रांट किया होता है आपको एक्सक्लूसिव राइट कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो बिना आपकी परमिशन के दूसरे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पे करेंगे या कुछ करेंगे, आप बेच सकते हो पेटेंट। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है पेटेंट कराने का किसी भी चीज़ को? NIU। ठीक है। नोवेलिटी, नया होना चाहिए। इन्वेंटिवनेस, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। यूजफुलनेस होनी चाहिए उसमें। ठीक है। और उसके बाद पेटेंटेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है। उसके बाद प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में। इंडिया में हम वेराइटीज़ को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तो प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में, जो कि आर्टिकल 27.3B में आता है, जो कि ट्रिप्स के अंडर आता है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ आती हैं? इसमें न्यूली ब्रेड वेराइटीज़ आती हैं। ठीक है। जो वेराइटीज़ पहले 15 साल तक ब्रीडिंग की गई है उनको इसमें ला सकते हैं। ठीक है। और जो फार्मर की वेराइटीज़ है वो ला सकते हैं, और ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ वगैरह ला सकते हैं। रजिस्टर नई वेराइटी करने के क्या क्या वो हैं? NDUS है। नोवेलिटी नई होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए बाकी वेराइटीज से, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। दैट्स इट, इट्स ओवर फाइनली।